क्या? पब्लिक फाइनेंस। शुरू करते हैं। तो देखो मेरे, सरकार के गोल्स क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई एम्प्लॉयमेंट और स्टेबल प्राइसेस। ना तो वाली इन्फ्लेशन, ना प्राइसेस कटन, ना इन्फ्लेशन ना डिफ्लेशन। तो तीन आपके गोल्स हैं। ये तीन गोल्स याद करने जरूरी है। तीन गोल्स क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी, हाई एम्प्लॉयमेंट और एक इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, पेपर में पता है क्या करेगा? हमने याद किया हाई एम्प्लॉयमेंट, पेपर में लिखेगा लो अनएम्प्लॉयमेंट। सेम ही होगी कहानी, ध्यान रखना। रोल ऑफ गवर्नमेंट, भाई रिसोर्सेज क्या है? स्कार्स। वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। तो सरकार का अब रोल क्या है? उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवाना, है ना? और ये फोन को सही करवाना। सुन लो यार, हमारे थ्री इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। उसके बाद एडम स्मिथ पता है क्या क्या गया? एडम स्मिथ के हिसाब से सरकारी रोल क्या है? सरकारी रोल कहता है तीन चीजें हैं। एक का नेशनल डिफेंस, दूसरा जस्टिस का सिस्टम, तीसरा कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन बना के रखो मेरे, एग्जाम्पल एंड पब्लिक वर्क्स कराते रहो। ठीक है ना? ब्रिज, कनाल, हार्बर और पोस्टल सिस्टम। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन या फिर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, ये भी सरकार की जिम्मेवारी है। कौन कह गया ये? एडम स्मिथ कह गया कि एडम स्मिथ ना फ्री मार्केट को प्रेफर करता था। ठीक है ना? सरकार बस तीन काम ही कर, दुकान ना चला, तू फैक्ट्री ना चला, बस ये तीन काम कर, डिफेंस कर, जस्टिस का सिस्टम कर और कुछ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके दे दो, ब्रिज या फिर पोस्टल सिस्टम एक्सेट्रा। पर जो मुसग्रेव था ना, रिचर्ड मुसग्रेव, ये बता के गया कहता रोल ऑफ गवर्नमेंट तीन है: एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्टेबलाइजेशन। एलोकेशन मतलब क्या? जो रिसोर्सेज ना उसकी मिस एलोकेशन नहीं होने देनी, अगर है तो उसको ठीक करना, करेक्ट द मिस एलोकेशन या फिर इनएफिशिएंसी। मिस एलोकेशन मतलब भाई इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस हो रहे होंगे? मेरिट गुड ज्यादा, डीमेरिट गुड ज्यादा, लग्जरी गुड ज्यादा, नेसेसिटी गुड ज्यादा। लग्जरी गुड ज्यादा, नेसेसिटी गुड घट। तो सरकार का ऑब्जेक्टिव बनता है कि ਜਿਹੜੇ नेसेसिटी गुड्स है ਉਹਨਾਂ ਦੀ प्रोडक्शन ਵਧੇ, एलोकेशन ज्यादा रिसोर्स उधर ਨੂੰ ਜਾਣ। कैसे इंश्योर करना है वो देखेंगे आगे कैसे करेगी सरकार। रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनकम या वेल्थ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਘੱਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਲਥ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਲਥ ਘੱਟ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਰਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ लगाओ, पुअर ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ फ्री दो, इक्वलाइजेशन करो, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करो। हेलो, आप ना यहाँ से पता है क्या याद रखना कि एलोकेशन किहदी करनी है? रिसोर्सेज दी। रीडिस्ट्रीब्यूशन किहदी करनी है? इनकम ते वैल्थ दी। स्टेबल की करना है? प्राइस, ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, बस। और तीन चीजें स्टेबल करनी है। स्टेबिलिटी मतलब ग्रोथ दी स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट दी एंड प्राइस दी स्टेबिलिटी। ये चीज टर्म्स ऐसे याद रखना ब्रो, वेरी इंपॉर्टेंट। कि एलोकेशन की करनी है रिसोर्सेज दी, रीडिस्ट्रीब्यूशन की करनी है इनकम ते वेल्थ दी, स्टेबलाइज की करना है ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस। चलो आगे। अच्छा, कौन कह के गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन कह के गया था? आप ना बात ध्यान रखना, एक टेस्ट दोगे ना, टेस्ट में ऑब्जर्व करना, तीन चार एमसीक्यू कम से कम इकोनॉमिक्स के उत्ते होंगे। इकोनॉमिक्स के नाम याद नहीं रहने, वो काटे बजी जाएंगे। ठीक है, मतलब 10 नंबर थोड़े ऐ ला लो, 10 नंबर। एक था फैक्ट्स एंड फिगर, कोई डेटा वगैरह, ते इकोनॉमिक्स के नाम, जेडे 10 नंबर क्रैक करने बहुत औखे है। इकोनॉमिक्स में ना आपको टाइम की दिक्कत नहीं आएगी, पेपर 2 घंटे का आराम नाल 1 घंटे च मुक जूगा। माइक्रो के ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन होंगे, है ना, ध्यान ਨਾਲ ऑब्जर्व करियो। काली काली च ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ गलत ऑब्जर्व कर ਲੈਂਦੇ, गलत इंटरप्रेट कर ਲੈਂਦੇ, वो ना करियो। ये चीज़ का ध्यान रखियो बस। एलोकेशन फंक्शन, रिसोर्स एलोकेशन करनी है कि स्कार्स रिसोर्सेज को अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, राइट? हाँ, तो आप उन्होंने एलोकेट करिए। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मार्केट फेलियर अगले चैप्टर में हमने करेंगे। मार्केट फेलियर, मार्केट फेलियर से क्या होता है? एफिशिएंट एलोकेशन नहीं होती, हिंडर द एफिशिएंट एलोकेशन, एफिशिएंट एलोकेशन नहीं होती। एग्जांपल के लिए इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली पावर होगी या पब्लिक गुड राइट क्वांटिटी, कर लिया है सारा। एलोकेशन फंक्शन बजट, बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सरकार मतलब आए है ना, मार्केट फेलियर है, मिस एलोकेशन हो रही है, मार्केट फेलियर ठीक है, एलोकेशन सही होगी। बजट पढ़ लिया, बजट के थ्रू भी सरकार कह रही है एलोकेशन सही कर रही है कि मैं मनरेगा दे दी है तो लोगों को पैसा देता, एलोकेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन उसके थ्रू भी चल रहा है। थर्ड, मतलब ना ये वाला यूनिट एक्चुअली बाद में पढ़ना बनता है, एक्सटर्नलिटी करके फिर वो करके एंड तो फिर खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है इससे।
एलोकेशन इंस्ट्रूमेंट क्या अवेलेबल है सरकार के पास? एलोकेशन इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या अवेलेबल है? या तो सरकार खुद से प्रोड्यूस कर दे, या फिर सरकार के पास क्या इंस्ट्रूमेंट है, टैक्सेस, या फिर सरकार क्या बना दे, कोई लॉ बना दे, या फिर कोई लाइसेंसिंग कंट्रोल वगैरह कर दे। सरकारी इंस्ट्रूमेंट्स क्या अवेलेबल है, ये हाईलाइट कर लो। इंस्ट्रूमेंट्स क्या अवेलेबल है सरकार के पास मेरे? पहला, या तो डायरेक्टली प्रोड्यूस करे, दूजा इंसेंटिव दे, कोई टैक्सेस लगाए, सब्सिडी लगाए। डिसइंसेंटिव कैसे? टैक्सेस बढ़ा दे, बैन्स लगा दे, लॉ बना दे, या फिर लाइसेंसिंग। तो सरकार के पास कंट्रोल करने के लिए क्या क्या पावर है? इन तरीकों से सरकार कंट्रोल कर सकती है। क्या हमने किया? एलोकेशन किया। एलोकेशन, मार्केट फेलियर को ठीक करने जाएंगे तो एलोकेशन सही हो जाएगी, बजट के थ्रू भी एलोकेशन सही कर देंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन फिर से बजट के थ्रू कर देंगे हम। कैसे? जब टैक्सेस लगा दिए तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, खर्चा कर दिया तो पुअर को बांट दिया, इससे दोनों से क्या होगी? रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, एक्सपेंडिचर से भी और रेवेन्यू से भी। लर्न वाला पता है क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या कहता है, किसके लिए किया जाए? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। रीडिस्ट्रीब्यूशन आंसर्स फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ऊपर ही लिखो। और एलोकेशन आंसर्स इधर लिखा था ना हमने, जो समरी थी रिचर्ड मुस्ग्रेव वाली पहले पेज पे, इधर लिखना। आंसर क्या? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए खर्चा किया जाए? गरीब के लिए, अमीर के लिए? एलोकेशन में यही आएगा कि हाउ, लिखा हुआ है देखियो कहीं पे वर्ड। चलो, रीडिस्ट्रीब्यूशन में हमने करना क्या है भाई? बराबर करनी है बस इनकम और वेल्थ। इनकम और वेल्थ को बराबर कैसे करेंगे? या तो खर्चे के थ्रू या रेवेन्यू के थ्रू। एम क्या है? वही बराबर करना। एग्जाम्पल, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा देना, पब्लिक सर्विसेज दे देना, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन कर देंगे। ऐसा है ना? वो देखो सरकार क्या करती है, कोटा लगाती है। SC ST उनको अपग्रेड करने के लिए कोटे लगाए गए थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था वो, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन लगा दी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे दिए। चलो आगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, वही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को EWS का भी कोटा लगा दिया, उसको भी एम्प्लॉयमेंट दे दी। चलो आगे, कन्फ्लिक्ट बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी। मेरी बात सुनो, चैप्टर 1 च 3 चीजें रिचर्ड मुर्रे कह के गया, राजू की करिए ना यार। एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन। एलोकेशन की करनी है रिसोर्सेज दी, अपना रीडिस्ट्रीब्यूशन की करना है, लोका दी इनकम तो लोका दी वेल्थ बराबर हो। अब इनकम और वेल्थ बराबर होवे, ये ऑब्जेक्टिव है। MCQ जो होगा तो ये देख लियो, इनकम ਤੇ वेल्थ बराबर ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। एलोकेशन ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ मार्केट फेलियर है ना, मार्केट फेलियर को करेक्ट किया था हमने। दूसरा, क्या प्रोड्यूस होना चाहिए क्या नहीं, वो हम देख रहे थे। व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस आ जाएगा, क्योंकि ये सी ना पब्लिक गुड की होना चाहिए कि नहीं, बैन लगा देंगे। इधर ये लिख दो वर्ड व्हाट टू प्रोड्यूस, इधर आ जाएगा। क्या बनाना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या बनाना चाहिए क्या नहीं, वो एलोकेशन फंक्शन हो गया आपका। थर्ड, एक ना कहते हैं एफिशिएंसी और इक्विटी अगर करने लगे ना तो एक दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या आ सकती है? अगर आप इक्विटी कर रहे हो, बराबर कर रहे हो, बराबर करने के लिए रिच के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, कई बार क्या होता है, रिच पीपल ऑफेंड हो जाते हैं, वो कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट धक्का बहुत करती है, चलो बाहर चलते हैं। तो इंडिया छोड़ के बाहर चले गए, इंडिया छोड़ के बाहर चले गए।
एफिशिएंसी भी तो उन्होंने ही दिखानी थी, प्रोडक्शन भी उन्होंने ही करनी थी, ऑफेंड हो गए, उधर सरकार की एफिशिएंसी गिर जाएगी, बराबर करने के चक्कर में एफिशिएंसी गिर जाएगी। कहते हैं हाई टैक्सेस में डिस्करेज एंटरप्रेन्योर, और वो पंगा नहीं लेंगे, फिर काम नहीं करेंगे, और इससे क्या है, आउटपुट कम हो जाएगी फ्यूचर में। तो एक कन्फ्लिक्ट रहता है कि बराबर करने जाएंगे तो एफिशिएंसी कम हो सकती है। स्टेबलाइजेशन फंक्शन, स्टेबलाइजेशन में क्या पढ़ा था हमने, 3 चीजें कांस्टेंट रखनी है, क्या चीज, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइसेस, इन्फ्लेशन। तो 3 चीजें कांस्टेंट रखनी है अपने, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या फिर ग्रोथ, जीडीपी, जीडीपी ग्रोथ बेसिकली। पहला पॉइंट क्या आ गया आपका, जीडीपी ग्रोथ। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमेशा ही होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या आ गया, प्राइस स्टेबिलिटी। हम कब कहेंगे स्टेबिलिटी है, जब जितनी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी हमारी आउटपुट हो, जितनी कैपेसिटी उतनी आउटपुट, बराबर है। जितनी लोगों की स्पेंडिंग उतनी क्या है, आउटपुट। सारे रिसोर्सेज क्या है, फुली एम्प्लॉयड, और इन्फ्लेशन का क्या है, लो है एंड स्टेबल है। ये स्टार मार्क। कब कहेंगे कि स्टेबिलिटी है, व्हेन वील से कि स्टेबिलिटी है, जब ये 4 चीजें हो, क्या, जितनी कैपेसिटी उतनी आउटपुट, जितनी आउटपुट उतनी कंजम्पशन, और जितने रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हो, और इन्फ्लेशन क्या हो, लो हो और स्टेबल हो। रैशनले फॉर स्टेबलाइजेशन कैसे काम करती है, एक तो वर्ड स्टैगफ्लेशन आपको पता होना चाहिए। हाई इन्फ्लेशन, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, तीनों चीजें बेकार। तीनों चीजें बेकार क्या है, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन पता है की चीज है, चीजें महंगियां तो है, महंगियां क्यों है, या तो आउटपुट वधी होवे फिर महंगा होवे, समझ आंदा है। सारे रिसोर्सेज इंप्लॉयड है, लेबर सारी इंप्लॉयड है, तो किसी ਨੂੰ ਭੁੱਖ नहीं, तो अगला कहता है मैं तो महंगी च काम करूँ, तो करके कॉस्ट बढ़ गई, तो करके चीजों के प्राइस बढ़ गए, फिर तो ठीक है। फेक है, स्टैगफ्लेशन इज अ बबल। प्राइसेस ਵਧੇ हुए है पर ना तो आउटपुट बढ़ रही है, ना इंप्लॉयमेंट बढ़ रही है, फिर प्राइसेस कहना बढ़ गए भाई, तो बबल है ये। तो स्टैगफ्लेशन इज अ बबल, कि इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, चीजें के प्राइसेस ज्यादा, पर इंप्लॉयमेंट ही है नहीं, और इकोनॉमिक ग्रोथ ही है नहीं, कुछ नहीं है, बेकार है। अगला, परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ अ स्टेबलाइजेशन फंक्शन, मतलब कहाँ से आप चेक करोगे कि कैसी चल रही है हमारी स्टेबलाइजेशन, वही 3 चीजें चेक करनी थी हमने, एक तो जीडीपी, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, तीसरा प्राइस स्टेबिलिटी। वही चीजें चेक कर लो, एम्प्लॉयमेंट चेक कर लो कितनी है, लेवल ऑफ आउटपुट, अच्छा एक आप ये भी देखिए सी, आउटपुट प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी, कंजम्पशन प्रोडक्शन जितनी, और उधर क्या, इन्फ्लेशन लो एंड स्टेबल, और एक क्या, जितने रिसोर्सेज सारे फुली एम्प्लॉयड। जनरल प्राइस लेवल देख लेना, बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट देख लेना, फॉरेक्स रिजर्व्स देख लेना आपने, और रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देख लेना। तो ये चीजें देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्टेबलाइजेशन कैसे काम कर रही है। अगला, गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन कैसे काम करती है, सरकार स्टेबल कैसे करती है, तीनों चीजें, कि इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट, 2 तरीके से काम करती है, या तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू या फिर फिस्कल पॉलिसी थ्रू। फिस्कल पॉलिसी के थ्रू क्या करती है सरकार, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट वाली, और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई वाली। आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को ऊपर करती है, नीचे करती है, तो अफेक्ट द कंजम्पशन एंड द इन्वेस्टमेंट। पंजाबी चैनल तो ऑब्जेक्टिव की है, स्टेबल रखना है, ज्यादा उच्चे जावड़े इन्फ्लेशन होगी, नीवा ले आओ, ज्यादा नीवे जावड़े उच्चा ले आओ, कांस्टेंट रखो, स्टेबल रखो। तो ये फिस्कल पॉलिसी या गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं। एक्सपेंशनरी कब लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी कब लगाएंगे, रिसेशन होगी या, ये हमें पता है। चलो आगे, 1B, पता है इस चैप्टर के ऊपर ना आपको ये लिखना चाहिए, पब्लिक फाइनेंस के ऊपर पहले लिख लो, डू यूनिट 1 एट एंड। जो चैप्टर 2 3 4 कर लोगे ना, यूनिट 2 3 4 कर लोगे, ये चैप्टर सारी समझ आ जाएगी, फिर कुछ भी नहीं रहना है, टर्म सारी आगे समझ नहीं है। डू यूनिट 1 एट द एंड, सीजी एंड
एसजी, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस। बस ये तो खत्म हो गया। बस करेंगे तो सही है अभी, इतना थोड़ी छोड़ेंगे। फिस्कल फेडरलिज्म, ब्रेक मैं लूंगा 15 मिनट की, 11:45 बजे। ये क्या सीन है, बेकार है ये ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है यार। रिचर्ड मुस्ग्रेव कह के गया, पहले तो सेंट्रल का ऑल्टरनेटिव नाम क्या है, फेडरल या फिर यूनियन। सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम क्या है, फेडरल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एलोकेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपा 3 चीजें पढ़ी है ना सरकार दिया, चैप्टर 7 सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, सेंट्रल और स्टेट दोनों का है। 3 चीजें पढ़ी हमने, एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन। एलोकेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट की। और रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर की। सेंटर के ऑल्टरनेटिव नाम क्या है, फेडरल या फिर यूनियन, ध्यान रखना ये। कहते हैं इंडिया एक फेडरेशन है। फेडरलिज्म किसको बोलते हैं, फेडरलिज्म किसको बोलते हैं, जब 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट पैरेलल चल रही है, सेंटर भी चल रही है, स्टेट भी चल रही है, इसको क्या बोलते हैं आप, फेडरलिज्म। तो व्हाट इज फेडरलिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। और आगे, एक इंडिपेंडेंट जूरी होनी चाहिए, जो क्या डिसीजन मेकिंग करे कि कौन फैसला कौन लेगा, सेंटर लेगी या फिर स्टेट लेगी। इंडिया में ये फैसला कौन लेता है कि पावर किसके पास, सेंटर के पास, यूनियन के या स्टेट के पास। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर कितना, 246। ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 246 कि केडी आर्टिकल च लिस्ट दिखती है वेतन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो मैटर है उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगी, पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट के में जो मैटर है कौन बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो है वो दोनों मिलके बनाएंगे। अच्छा, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के और रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, ये डब्बा भी आपको पता होना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, लैंड एंड बिल्डिंग बेच है, स्टैंप ड्यूटी कितने को जाती है, सेंटर को, स्टेट को, स्टेट को। दारू के ऊपर वैट किसके पास जाता है, स्टेट को। दारू के ऊपर एक्साइज किसके पास जाती है, स्टेट। दारू दी एक्साइज स्टेट को, बाकी सारे गुड़ दी एक्साइज सेंटर को। एक्साइज ड्यूटी जनरली तो सेंटर के पास जाती है, पर एक्साइज ऑन लिकर किसके पास जाती है, इधर लिख दो, एक्साइज ड्यूटी एक्सेप्ट ऑन लिकर। ये दारू के ऊपर जीएसटी पता है क्यों नहीं लगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का नुकसान होना था। स्टेट वाले कहते हैं हम मना नहीं करते, हम नहीं करते ऐसा, क्योंकि अगर इसके ऊपर जीएसटी लगा रहे थे तो एक्साइज हटा देते, एक्साइज हटाते सब स्टेट का मर जाता रेवेन्यू, तो स्टेट ने करने नहीं दिया। सिमिलरली यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, पर पेट्रोल डीजल के ऊपर जो वैट है वो किसको जाता है, पेट्रोल डीजल तो जीएसटी नहीं लगता, वैट लगता है। किदू जाता है, स्टेट में जाता है, वो भी स्टेट रौला पाती सी कहते इस तरह जान देंगे साडा रेवेन्यू, तो वो भी जीएसटी नहीं लिया गया। इसके अलावा ये लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू कह लो या फिर स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन कह लो, स्टैंप ड्यूटी ऑन लैंड एंड बिल्डिंग किसके पास जाता है, ये भी स्टेट के पास, ठीक है। और जीएसटी किसके पास जाता है, दोनों के पास। इनकम टैक्स किसके पास जाता है, सेंटर के पास जाता है। जीएसटी किसके पास जाता है, दोनों के पास जाता है। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी किसके पास जाती है, सेंटर के पास जाती है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कब लगता है, एसटीटी, जब आप शेयर मार्केट में कोई शेयर सेल परचेज करते हो तो आपको क्या लगता है, एसटीटी। और जीएसटी का सीन है, सेंट्रल सीजीएसटी है तो सेंटर के पास जाएगा, एसजीएसटी है तो स्टेट के पास। आईजीएसटी किसके पास जाता है, आईजीएसटी, आईजीएसटी दोनों को जाता है, आईजीएसटी टू बोथ स्टेट एंड सेंटर। आईजीएसटी दोनों को जाता है, सरकारी एक डिपार्टमेंट है वो बैठ के ना आईजीएसटी को बंटवारा करता है। और ये क्या लिखा है नोट, ये नोट भी इंपॉर्टेंट है क्या, सरकारी कमाई ਨੂੰ स्टेट नहीं टैक्स करू, सेंटर की कमाई ਨੂੰ स्टेट नहीं टैक्स करूगी, स्टेट की कमाई ਨੂੰ सेंटर नहीं टैक्स करूगी। प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ द स्टेट इज नॉट टैक्स बाय द सेंटर एंड वाइस वर्सा, एक दूसरे को टैक्स नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो आर्टिकल है ना, ये सारे स्किप,
इतना तो क्या ही याद रखोगे, मे स्किप, मतलब एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यू करोगे ना पता लग जाएगा यार। मे स्किप लिखवाया मैंने, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, पर क्या पता आ जाए, गारंटी कोई नहीं। फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल नंबर बस आप वो याद रखना, कौन से वाला, 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, किधर दी हुई है, 246, आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फाइनेंस कमीशन क्या करती है, बेकार है। क्या इंपॉर्टेंट है ये, वर्टिकल इक्विटी एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी, क्या चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है सुनना। फाइनेंस कमीशन पता है क्या करती है वीरे, टैक्स की कलेक्शन होगी, केड़ा पैसा किनू जाऊ, किवें जाऊ। फाइनेंस कमीशन क्या करती है, रिकमेंड करती है सेंटर को पैसा किनू किनू किना किना दे दो। एक तो वर्टिकल डिसाइड करेगी, वर्टिकल डिसाइड करेगी मतलब सेंटर तो स्टेट नु किन्ना, एक हॉरिजॉन्टल डिसाइड करेगी मतलब कली कली स्टेट नु किन्ना, सेंटर से नीचे स्टेट को तो क्या हो गया वर्टिकल, फिर स्टेट तो बाकी स्टेटा नु किन्ना किन्ना, केड़ी केड़ी स्टेट नु किन्ना किन्ना, वो क्या हो गया हॉरिजॉन्टल। एलोकेशन अमंग स्टेट इज हॉरिजॉन्टल, डिसाइडिंग अबाउट शेयर ऑफ द स्टेट इज वर्टिकल। ठीक है जी। नेट डिवीजन पूल क्या चीज है, पहले ये सेंटर क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है, इत्थे लावांगे पर एक करी वेट थोड़ी, टैक्स कलेक्ट पहला सेंटर टैक्स कलेक्ट करोगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ये ना सेसेस सरचार्ज या नॉन टैक्स रेवेन्यू माइनस कर देते हैं, ऐसा क्यों, इधर लिखो, these are collected and utilized for specific purpose only। पता है क्या है, जिਵੇਂ कि सेस है, इनकम टैक्स जब लगता है ना तो 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। अब जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है ना, जिन्हें भी सेस है, काउ सेस लगता है, जिन्हें भी सेस लगते हैं वो पर्टिकुलर पर्पस ਲਈ लगते हैं, ਜਿਹੜੇ पर्पस ਲਈ कलेक्ट ਕੀਤਾ है उसे पर्पस ਲਈ यूज करना ਉਹਨੂੰ पैसा, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ डिस्कशन कर रहे हैं। पर सेस सरचार्ज नॉन टैक्स रेवेन्यू क्यों हटाता, स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया उधर ही यूज करेंगे। तो पहले तो ग्रॉस टैक्स जो उसने कलेक्ट किया उसमें सेस सरचार्ज और टैक्स रेवेन्यू हटा दो, नॉन टैक्स रेवेन्यू हटा दो, हटा दिया। उसके बाद क्या करो, 15th फाइनेंस कमीशन जो था ना, 15वां फाइनेंस कमीशन, उन्हें 2041% 41% स्टेट को देने को कहा था कि ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੋਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸੈਸ ਵਗੈਰਾ ਹਟਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ 41% ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨਾ 41%। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ 41 ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2015 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਉਦੋਂ 42% ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ 1% ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, 1% ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਲਦਾਖ 1% एक्स्ट्रा रख दिया सेंटर ने फॉर द न्यूली फॉर्म्ड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। 2020 तो लेके 2020 में इसको स्प्लिट मारा होगा, 2020 से लेकर के 26 तक 1% इसको अलग से देने लगे, बाकी स्टेट को कितना देने लगे 41, पहले कितना देते थे 42%। चले आगे, ये भी याद रखना। चले देखो, सेंटर तो स्टेट ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ 42 ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆਣ ਲੱਗ ਗਿਆ 41%, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 41% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ऑन द basis of income distance, distance of the state income with the distance of the state highest income। ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਘਟਦੇ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਫੋਰੈਸਟ ਇਕੋਲੋਜੀ, ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਫਿਸਕਲ ਐਫਰਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हॉरिजॉन्टली वंडा जाता है। चलो आगे, अब जीएसटी के बारे में कुछ बातें। जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1 जुलाई, ये इंपॉर्टेंट है। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1 जुलाई
आपको पता है 1 जुलाई डेट क्यों चुनी थी? क्या खास है 1 जुलाई के बारे में? 1 जुलाई इज अ सीए डे। 1 जुलाई क्या है? मोदी जी जब जीएसटी इंट्रोड्यूस करने आए, भाइयों और बहनों, सीए का जो साइन है पीएम के साइन से ज्यादा पावर रखता है। बजट की इनकी स्टार्टिंग स्पीच जीएसटी की है। तो 1 जुलाई इन्होंने सीए को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देते हुए ये रखी थी। तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, जीएसटी जब लगता है तो इंटर स्टेट आईजीएसटी कब लगता है? एक तो इंटर स्टेट के ऊपर एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर भी क्या लगता है? आईजीएसटी। ठीक है जी। विद इन अ स्टेट अगर हो रहा है तो क्या लगता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। चलो हेलो, ध्यान रखना क्या जेड़ा आईजीएसटी है खाली सेंटर का कि दोनों का? दोनों का। डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द आईटीसी। बस आप इतना कि आईजीएसटी जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ यूनियन एंड स्टेट। वर्ड लिख देना आईजीएसटी। आईजीएसटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट बोथ। कलेक्ट कौन करती है? कलेक्ट तो सेंटर करती है। आईजीएसटी कलेक्ट तो कौन करती है? सेंटर। पर एंड ऑफ द डे बांटती है दोनों में, सेंटर में भी और स्टेट में भी। अच्छा, एक और बात, स्टेट केड़ी स्टेट? एग्जांपल, पंजाब से माल बिका दिल्ली, सप्लायर कहाँ पे है? पंजाब में। सेल और बायर कहाँ पे है? दिल्ली में। टैक्स केड़ी गवर्नमेंट ਨੂੰ ਮਿਲੂ? पंजाब ਦੇ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ? ਬਾਇਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਹੈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਾਇਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਆ ਵੀ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी इज नाउ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन का मतलब ही क्या होता है? बायर वाली जिथे कंजम्पशन होगी, जिथे कंज्यूमर होगा, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। जीएसटी कलेक्शन goes to आ सी आ लिखा हुआ पॉइंट आ सी earlier tax revenue goes to producer state, but in GST is a destination or consumption based tax, that is tax revenue goes to the state where the goods and services are consumed। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान रखना। पहले क्या होता था, अब क्या है? सिलेबस तो बहुत है ना यार। अकाउंट नहीं मुक्की इन्ने दिन, जीएसटी है जीएसटी कह गए इको है, ये नहीं मुक्ति पई। जीएसटी कितनी कलेक्शन है? जेड़ा सेंटर है ना, सेंटर का 35% तो जीएसटी से आता है, और ਜਿਹੜੀਆਂ स्टेट्स है ਉਹਦਾ 44% जीएसटी ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। जीएसटी इतनी ज्यादा कलेक्शन है। पता कितनी एक कलेक्शन एक महीने की? 1.5-2 लाख करोड़ पर मंथ। आज तो 3-4 साल पहले से लेटेस्ट का डाटा मेरे को देना। जब इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी मात्र 30-40 हज़ार करोड़। जो तो इंट्रोड्यूस किया जीएसटी पहले स्टार्टिंग 2-3 महीने कितना आया पर मंथ? 30-40 हज़ार करोड़। विद इन 5 ईयर्स कितना लग गया? 2-2 लाख करोड़। इतनी स्ट्रिक्टनेस करती है ना। तो मोदी का प्लान बहुत बढ़िया था जीएसटी। तो कितने 20 हज़ार करोड़ तो 2 लाख करोड़ थे आगे, तो है ना, कितना हो गया? 10 टाइम्स ग्रो कर दिया। चलो आगे। अच्छा, जीएसटी ने कंपेंसेशन सेस भी लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? जो तो हेलो, अपन ने ना जीएसटी से पहले ना बहुत सारे टैक्स होते थे, लाइक मूवीज के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल करने के ऊपर वैट, प्रोड्यूस करने के ऊपर एक्साइज, और क्या, लग्जरी गुड्स के ऊपर लग्जरी टैक्स। जो तो जीएसटी आया बाले सारे टैक्स खत्म करते, एक रह गया जीएसटी। स्टेटा ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਕਰਤਾ, ਕੁਝ स्टेटा नुकसान होने लग गया। ਜਿਹੜੀ स्टेटा नुकसान होने लग गया वो कहते रास्ते जीएसटी आने नहीं होंगे। अब जीएसटी जब लेके आना था तो दोनों ने मिलकर लगाना था, सेंटर ने भी और स्टेट ने भी। तो स्टेट की मंजूरी चाहिए थी, स्टेटा ਮੰਨਦੀਆਂ नहीं ਪਈਆਂ ਸੀ। फिर सरकार ने उन्होंने क्या, सुनो, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। प्रोडक्शन बेस से डेस्टिनेशन बेस पे आ जाओ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। तो उसके लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया गया। जिमें कि सिन गुड्स डीमेरिट गुड्स, जैसे कि अल्कोहल के ऊपर तो जीएसटी लगता नहीं, अपना सिगरेट टबैको प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर क्या कंपनसेशन सेस लगता था। मतलब जीएसटी पता कितना लगता ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? 150%। 150% ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? 28% ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ जीएसटी, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈਸ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ
ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈਸ। किनको लगाया गया? टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द स्टेट ड्यू टू सच चेंज। केड़ा चेंज? वही प्रोडक्शन बेस से डेस्टिनेशन बेस पे लेके आ गए, तो कुछ स्टेट को नुकसान हो गया, जिस स्टेट को नुकसान हो उसको कंपनसेट करने के लिए जीएसटी कंपनसेशन किन गुड्स के ऊपर लगाते थे? लग्जरी या फिर डीमेरिट गुड्स। महंगी गड्डियां ते लाया गया। टॉप 5 स्टेटां जिन्हां नूं कंपनसेशन सैस दा पैसा मिलदा सी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, इनको कंपनसेशन सैस का पैसा मिलने लगा। सरकार खर्चा करती है तो कहाँ पे करती है? ये भी इंपॉर्टेंट है। सरकार खर्चा करती है तो कहाँ पे करती है? सेंटर खर्चा करती है तो डिफेंस के ऊपर, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर। स्टेट करती है तो एग्रीकल्चर, स्टेट खेतीबाड़ी जोगी है, और अपना सोशल सेक्टर सच एज हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिसी, स्टेट रोड्स, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर। और म्यूनिसिपैलिटी किसके ऊपर करती है? वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी। पता है क्या? आप ये वाले एरियाज याद कर लो, बकाया जो रह गए वो सारे। बाकी एरियाज देख के पता लगते हैं। गली महल्ले दी गल्लां पंचायत कोल, स्टेट दी गल्लां स्टेट कोल, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो बातें हैं, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे वो सेंटर करे। ठीक हो गया? खत्म हो गया। बोरिंग बाय इंडिया, बोरिंग बाय ये। सुनो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट एक मिनट। क्या है ये? जो सेंटर बोरो कर दिया ना, सेंटर गिरवी ही रख दिया है कि जोरी इंडिया की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को गिरवी रख के बोरो करते हैं ये। और जब स्टेट बोरो करती है तो ऑन द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का फंड। ठीक हो गया? सेंटर मे लैंड, सेंटर मे लैंड और गारंटी द स्टेट लोन। स्टेट कुछ नहीं, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि जब सेंटर बोरो करेगी तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को बोरो कर गिरवी रख के, और ये स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।